हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। चित्रांग विप्लव की बात पर कुछ नहीं कहता, जिसे देखकर रचना चित्रांग से कहती, चित्रांग तुम हमारे साथ रहोगे? चित्रांग रचना की बात सुनकर शीश की तरफ देख अपने हाथ जोड़ते बोला, करण ने जो कुछ भी नित्या के साथ किया उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उसका इंटेंशन कभी भी नित्या को हर्ट करना नहीं था, बल्कि उसे रियलाइज़ करवाना था कि वो जो कुछ कर रही है गलत है। यह देखकर कशिश चित्रांग के हाथ को पकड़ते हुए, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं नित्या के साथ फोर्स नहीं कर सकता। चित्रांग कशिश की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, जो कुछ भी मैंने मिस्टर सारंग के साथ किया उसके लिए हो सकता है उनकी वाइफ मुझे कभी माफ़ ना करे, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि एक नन्ही जान उनके हाथ में थी। तुम्हें उसके लिए किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ डिजर्व करते थे। अगर तुम उन्हें नहीं मारते तो मैं उन्हें जान से मार देता, मृत्युंजय ने नफरत के साथ कहा। जिसे सुनकर चित्रांग कुछ नहीं कहता तो शोभित मृत्युंजय की तरफ देख कर कहता, भाई मैं यहाँ पर चित्रांग के साथ हूँ, आप सबको घर जाना चाहिए। मृत्युंजय शोभित की बात सुनकर अपना सिर हिला देता और सब लोगों की तरफ देख कर कहता है, हमें घर चलना चाहिए। मृत्युंजय की बात सुनकर सभी अपना सिर हिला देते और वहाँ से सारंग बिल्ला के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शिवराज को अंतिम विदाई देना भी बाकी था। सबके जाने के बाद चित्रांग वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है तो शोभित उसके बगल में बैठते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मेरे कारण हमेशा से ज़िंदगी बर्बाद होती आई और इस बार भी वही हुआ है। मैं सच में किसी मनहूस दाग से कम नहीं हूँ, चित्रांग ने नव आवाज़ में कहा। जिसे सुनकर शोभित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सपना, जब नींद में रहो तभी अच्छा लगता है, नींद खुलते ही हम आधी बात भूल जाते हैं और दिनचर्या में पूरी बात भूल जाते हैं, इसलिए इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। शोभित की बात सुनकर चित्रांग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सही कहा, भूल जाना ही बेहतर होता है। शोभित कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, तुम यहीं पर बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, आप यहीं पर बैठो, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर चित्रांग कॉफ़ी लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। चित्रांग कॉफ़ी लेने हॉस्पिटल की कैंटीन में जाता है और अपना कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है और वहीं पर वेट करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक झल्ली सी 23 साल की लड़की पर जाती है, जिसके बाल बिल्कुल नूडल की तरह थे। उसने स्लीवलेस सूट और नीचे पटियाला पहना हुआ था और हड़बड़ी में जिसके साथ चाहे भीगते हुए आ रही थी। चित्रांग एक नज़र उसे देखने के बाद इग्नोर करके अपनी कॉफ़ी का वेट करने लगता है। वो लड़की उसके बगल में आकर खड़ी हुई अपना हाथ काउंटर पर पटकते हुए बोले, वो चंगी दे पुत्तर इत्थे। अचानक उसके हाथ पटकने और जोर से कहने पर चित्रांग चमक जाता है और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है, जिस पर वो लड़की आंखें तिरछी करके उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुशीम की देख रहा हो कि तुशीम कदे किसे पूरी नू नहीं देखिया। उसकी बात सुनकर चित्रांग बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपने कॉफ़ी का वेट करते हुए उसकी इग्नोर कर देता है, जिस पर वो लड़की कहती है, पंजाबी समझ नहीं आती, चलो हिंदी में बोल रही हूँ, क्या देख रहे हो, कभी लड़की नहीं देखी क्या? जिसे सुनकर चित्रांग उसे फिर से इग्नोर कर देता है। वो लड़की भड़क जाती है और कुछ कहते उससे पहले ही कैंटीन का लड़का चित्रांग को 2 कॉफ़ी दे देता है, जिसे करके चित्रांग वहाँ से चला जाता है। वो लड़की जाते हुए चित्रांग को देखने के बाद कैंटीन वाले लड़के को देखते हुए, मैम तुहानू मेरे कैबिना विक कॉफ़ी वजन लाई क्या? जिसे सुनकर वो लड़का जल्दी से, आई एम सॉरी माही मैम, काफ़ी सारे कस्टमर आ गए थे, मैं अभी आपका कॉफ़ी बनाकर दे देता हूँ। माही अरोड़ा एक गायनेकोलॉजिस्ट से उसके लड़के की बात सुनकर बोली, जल्दी पिला दे यार, काफ़ी सिर फटा जा रहा है। जिसे सुनकर लड़का कॉफ़ी बनाते हुए मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ मैडम, आपका क्लाइंट बक ज़्यादा कर रहा था क्या? लड़के के बाद माही अपना सिर नहीं में हिला कर बोली, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए मैं सीधा कह दिया मुँह बंद करके रखो, तो वो लोग कुछ बोले ही नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बोर हो गई। माही के बात पर लड़का मुस्कुरा देता और कॉफ़ी उसे देते हुए कहता, आपकी कॉफ़ी। माही अपना सिर हिलाकर कॉफ़ी ले अपने केबिन की तरफ चली जाती। इधर चित्रांग शोभित को कॉफ़ी देते हुए, कॉफ़ी। शोभित अपना सिर हिला देता और उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर पीने लगता है। चित्रांग कॉफ़ी पीते हुए कुछ सोच रहा था, जिसे देखकर शोभित बोला, क्या सोच रहे हो? चित्रांग अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ भी तो नहीं, बस जल्दी से करण को होश आ जाए। शोभित चित्रांग की बात सुनकर अपना सिर हिला देता और आगे और कुछ नहीं कहता। सारंग विला में दोपहर शाम में तब्दील हो रही थी। शिवराज को अंतिम विदाई दे दी गई थी और इस बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं था। वैदिक को भी इस बारे में नहीं बताया गया था। नीलिमा को शौक लगा था, जिस कारण वह गुमसुम से अपने कमरे में बैठे हुए थे और उसके साथ में निर्जला और रचना भी बैठे हुए थे। बिल्कुल कुछ परेशान सा लैपटॉप में उंगलियां चला रहा था, जिसे देखकर वर्षा कॉफ़ी का कप उसके पास रखते हुए बोली, क्या हुआ? विकल्प वर्षा की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, पापा ने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे जिन्हें रीड करके मुझे उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाना था, लेकिन मुझसे एक डॉक्यूमेंट डिलीट हो गई, रिसाइकल बिन में भी नहीं है। जिसे सुनकर वर्षा उसके बगल में बैठते हुए बोले, तो कॉल करके दोबारा भेजने के लिए कह दो, शर्म आ रही है।
विकल्प वर्षा की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, तुम अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो मुंह बंद मत खोला करो। उन्हें लगेगा कि मैं कितना इनरिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम्हारे दिमाग की गलतफहमियाँ हैं। राजन अंकल ऐसे नहीं है, तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कॉल करके कह देती हूँ। वर्षा ने फ़ोन उठाते हुए जिसे देखकर विकल्प जल्दी से उसके हाथ से को पकड़ कर बोला, नहीं। वर्षा घूर कर विकल्प की तरफ देखते हुए, तुम ना मुझसे ज़्यादा ये क्लोजी होने की कोशिश मत किया करो। ये सुनकर विकल्प बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला, मैं तुमसे क्लोजी होने की कोशिश कर रहा हूँ, शक्ल देखी आईने में। वर्षा विकल्प के इग्नोर कर अपना फ़ोन निकाल कर अधिराज जी को कॉल करती है। दूसरी तरफ से अधिराज जी कॉल अटेंड करते हुए, क्या बात है वर्षा? वर्षा अधिराज जी की बात सुनकर बोली, आपने अपने बेटे को कोई डॉक्यूमेंट भेजे थे जिससे कुछ डॉक्यूमेंट डिलीट हो गए हैं। रो रहा है सिर पकड़ कर, लेकिन आपको कॉल करने से उसे शर्म आ रही है उसे, इसलिए दोबारा भेज दीजिए। वर्षा की बात सुनकर अधिराज जी कुछ पल चुप रहकर बोले, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे बेटे को धमका कर रख रही हो। विकल्प जो कि वर्षा के कान में बुरी तरीके से चिपक चुका था, अधिराज जी की बात सुनकर जल्दी से बोला, बिल्कुल सही पापा, हर वक्त मुझ पर तानाशाही झाड़ती रहती और प्यार से बात भी नहीं करती। वर्षा बिल्कुल विकल्प को घूरने के बाद कॉल स्पीकर पर रख देती है और अधिराज जी कहते हैं, अच्छा हुआ, इसलिए तुम्हारे लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो हिटलर चाहिए थे। तुम डिजर्व करते हो। अधिराज जी की बात सुनकर विकल्प का बुरी तरीके से मुंह बन जाता है और वो फ़ोन को देखते हुए कहता है, ठीक है भेज दीजिए, मैं आपको 1 घंटे में प्रेजेंटेशन सेंड करता हूँ। इतना कहकर विकल्प हाथ आगे बढ़ाकर कॉल कट कर देता है। उसके कॉल कट करने के बाद वर्षा विकल्प को कॉलर को पकड़कर उसे अपने बिल्कुल नज़दीक ला कर बोली, क्या कर रहे थे तुम पर तानाशाही झाड़ती हूँ मैं। जिसे देखकर विकल्प अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं बताया किसी ने कि इस तरीके से पति को गिरेबान पर हाथ नहीं डाला करते, पाप लगता है। विकल्प की बात पर वर्षा उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोली, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है स्वीटी? विकल्प बड़ी बड़ी आंखों से वर्षा की तरफ देखने लगता है कि बिना ब्रेक के एक्सप्रेस की तरफ विप्लो अंदर घुसा चला आता है और उन दोनों को देखकर जल्दी से आंखें बंद करते हुए कहता है, यार रोमांस दरवाज़ा बंद करके किया जाता है, तो तुम्हें खुला सांड की तरह अंदर घुस कर आने के लिए कौन कह रहा है? वर्षा ने विकल्प को छोर विप्लो की तरफ देखते हुए कहा, जिसे सुनकर विप्लो आंखें खोलकर वर्षा की तरफ देखकर बोला, किडनैपर भाभी, पहले तो मुझे ये कहना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वर्षा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जिस पर विप्लो अपने दांत चमकाते हुए वर्षा से बोला, आई एम सॉरी भाभी, मैं आपको बुलाने आया था क्योंकि नीचे आपको खाना बनाना है। विप्लो की बात सुनकर विकल्प आंखें बड़ी करते हुए, तू पागल हो गया है? घर वालों की फूड पॉइजनिंग के तले कब्रिस्तान में दबाना चाहता है क्या? ये खाना बनाएगी तो हम सब मर जाएंगे। विकल्प की बात सुनकर वर्षा अपना सिर हिलाते हुए विप्लव से बोली, मेरा पति बिल्कुल सही कह रहा है, मैं जहर मिला दूंगी तो तुम सब मर जाओगे। विप्लव वर्षा की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, आप ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे 100% यकीन है। जिसे सुनकर वर्षा सोफे से खड़ी हो मुस्कुराते हुए विप्लव के बाल को सहलाकर बोली, तुम कितने समझदार हो मेरे प्यारे देवर। विप्लव वर्षा के बाल को सहलाने पर मुस्कुराने लगता है। उसके गाल लाल हो गए थे। उन दोनों को देखकर विकल्प जल्दी से खड़ा हो वर्षा को अपनी तरफ खींचकर बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ ना, इतने प्यार से तुम मेरे बाल कभी नहीं सहलाती क्योंकि तुम कभी प्यारी बातें ही नहीं करते स्वीटी, इसलिए तुम्हारे बाल सहलाने का नहीं खींचने का मन करता है। वर्षा ने विकल्प की तरफ देखते हुए कहा, जिसे सुनकर विकल्प 2 मिनट वर्षा को घूरने के बाद विप्लव को देखकर बोला, बिन पूछे के कुत्ते की तरह क्यों हिला रहा है, चल निकल यहाँ से। विकल्प की बात सुनकर मुंह बनाते हुए, बीवी आने के बाद बदल गया हो ब्रो, अच्छी बात नहीं है, आपसे निपट लूंगा। इतना कहकर विप्लव मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर चला जाता। उसके जाने के बाद वर्षा विकल्प के पकड़ के से खुद को छुड़ाकर उसके गाल को खींचते हुए, हम बाद में रोमांस कर लेंगे, फिलहाल के लिए मुझे खाना बनाने जाना है, बाय। इतना कहकर वर्षा विकल्प के चिक्स पर हाथ हल्का सा किस करके कमरे से बाहर चली जाती है। विकल्प वर्षा के जाने के बाद अपने गाल को सहलाते हुए मुंह बनाकर, मैं क्या 5 साल के बच्चा हूँ जो मेरे गालों पर किस करके जा रही है, खड़ूस कहीं के। इतना कहकर विकल्प कॉफ़ी टेबल से कॉफ़ी उठाकर पीते हुए सोफे पर बैठ जाता है और प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करता है। इधर नित्या मीरा के बेटे को अपनी गोद में पकड़े बैठे हुई थी जब वहाँ पर कशिश और मृत्युंजय आ जाते हैं। नित्या उन दोनों को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए कशिश से बोली, भाई मैंने इसके लिए नाम सोचा है। कशिश नित्या के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, अच्छी बात है नित्या, लेकिन तुम एक बार और सोच लो, करण बुरा लड़का नहीं है। हाँ उसका नेचर थोड़ा अलग है लेकिन वो गंदा नहीं है। नित्या कशिश की बात सुनकर अपना सिर झुका कर बोली, उसको गोली लगी है इसलिए आप ऐसा कह रहे हो भाई, लेकिन मैं कुछ नहीं
मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपके उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे हर पल वो सब चीज़ याद आती है जो उसने मेरे साथ किया था। जिसे सुनकर मृत्युंजय नित्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें देखकर मुझे वो भी सीन याद आता है जब तुमने ध्रुवी को मारने की कोशिश की थी। कशिश मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, जय, नित्या को इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी है, तुम बार बार उसे टॉर्चर नहीं कर सकते। कशिश की बात सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए नित्या की तरफ देख कर बोला, तुम करण से डाइवोर्स लेना चाहती हो? नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी हाँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। जिसे सुनकर मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं डाइवोर्स के पेपर रेडी करने के लिए कहता हूँ और मेरी एक डिमांड है। मृत्युंजय के डिमांड की बात सुनकर कशिश उसकी तरफ देखते हुए बोला, डिमांड? मृत्युंजय हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोला, हाँ डिमांड है, तुम्हारी बहन कभी भी सुधांशु और ध्रुवी की तरफ सिर उठाकर नहीं देखेगी। मृत्युंजय की बात पर नित्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं सुधांशु को सिर्फ दोस्त बनाना चाहती हूँ। सुधांशु अंदर आते हुए बोला, सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे दोस्ती भी नहीं रखनी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कभी मेरे सामने मत आना। कशिश सुधांशु के और मृत्युंजय का साथ देते हुए नित्या से बोला, नित्या, मैं तुम्हें केपटाउन भेज रहा हूँ। कशिश की बात पर नित्या हैरान होते बोली, लेकिन क्यों भाई? कशिश बिना किसी झिझक से बोला, यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि तुम कुछ समय अकेले रहो तो तुम्हें सब कुछ समझ आएगा, इसलिए मैं तुम्हें केपटाउन भेज रहा हूँ। नित्या अपनी आंखों में नमी लिए कशिश की तरफ देखते हुए बोली, आपको लगता है जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे कारण हो रहा है? कशिश अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मेरी खुशी आप लोगों के साथ रहने में है भाई, अपनी फैमिली के साथ रहने में है। मैं अकेले रहूँगी तो मर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे आपके साथ रहना है। नित्या ने रोते हुए कहा। नित्या को रोता हुआ देखकर कशिश मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, मैं अपनी बेटी के नामकरण के बाद अपने केपटाउन वाले ब्रांच को संभालना चाहूँगा और यहाँ का बिजनेस चित्रांग संभालेगा। कशिश की बात सुन नित्या उसकी तरफ देखते हुए, वो क्यों संभालेगा? उसका कोई हक नहीं है हमारे बिजनेस पर। कशिश नित्या की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोला, नित्या चुप रहो, ये मेरा फैसला है। कशिश के सख्त आवाज़ को सुनकर नित्या चुप हो जाती है तो कशिश की बेटी रोने लगती है, जिस पर कशिश उसे नित्या के गोद से लेते हुए कहता है, अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर कशिश मृत्युंजय के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सुधांशु एक नज़र नित्या को देखे जाने लगा, जिस पर नित्या बोली, सिद्धू। सुधांशु मुड़कर नित्या की तरफ देखकर बोला, यू नो व्हाट, पहले मुझे तुमसे सिंपैथी थी कि तुम्हारे मम्मी पापा होते हुए भी वो तुम्हें प्यार नहीं देते, लेकिन अब समझ आ रहा है कि उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि कोई सामने वाला पर्सन भी अगर तुम्हें प्यार देने की कोशिश करे तो तुम उसे एडमायर नहीं कर पाती। तो बेहतर होगा कि नित्या तुम किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। सुधांशु की बात सुनकर नित्या हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि मैं मेंटली रूप से डिसेबल हूँ? सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, बिल्कुल सही, इसलिए तुम्हें अपने इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पता लगाया तुम्हारे बारे में। जब तुम छोटी थी बहुत ज़िद्दी थे, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, अगर उसके बदले तुम्हें कोई और खिलौना दिया जाता तो या तुम उसे तोड़कर फेंक देते या फिर उसे टॉर्चर करते, जिसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसलिए अपना ये मेंटलिटी चेंज करो, शायद तुम्हारा घर टूटने से बच जाए। नित्या बिस्तर से उतरकर सुधांशु के सामने या उसके चेहरे को पकड़कर, तुम्हें मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता सिद्धू? सुधांशु नित्या के हाथ को अपने चेहरे से झटक कर बोला, प्लीज़ नित्या, मुझे फोर्स मत करो। तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए एक तो तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की और दूसरा शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति को छोड़कर फिर से मेरे पास आ रही हो। सुधांशु की बात पर नित्या उसके हाथ को पकड़ते हुए, सुधांशु मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे बस प्यार चाहिए जो कि मुझे तुमसे मिलेगा। सुधांशु नित्या को खुद से दूर करते हुए बोला, तमाशा मत करो नित्या, पागल जैसी बातें करना बंद करो। करण एक बहुत डज नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ ए बास्टर्ड दैट गाइज, मुझे बस इतना पता है कि मैंने तुम्हें पसंद किया और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, नित्या ने गुस्से में कहा, जिसे देखकर सुधांशु अपने कदम पीछे लेते हुए चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। नित्या बस उसे जाता हुआ देखते रह जाती है और वही बिस्तर पर बैठ जाती है। इधर मृत्युंजय अपने कमरे में आता है तो देखता है महक अव्यक्त को सुला चुकी थी, जिसे देखकर मृत्युंजय गहरी सांस लेकर महक के पास आकर कहता है, क्या सोच रही हो? महक मृत्युंजय की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बात बताइए, अगर कोई इंसान बदल जाए तो क्या उसके पिछले किए गए कारनामों को भूल जाना चाहिए? महक के बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये समय का खेल है महक, उस आदमी ने किस मकसद के साथ हम तुम्हारे साथ गलत किया है ये भी मायने करता है। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, तो आपका मेरे साथ ज़बरदस्ती करना गुस्सा था या हवस?
महक की बात पर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, ये सालों पहले की बात है और अगर तुम्हें जवाब जानना है तो सुनो। गुस्सा था जो समय के साथ पूरा उतर चुका है, तो बेहतर होगा तुम बीते हुए कल को फिर से खरीदने की कोशिश ना करो। मृत्युंजय की बात सुनकर महक नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जब भी कोई फैमिली डिस्कस होती है मैं इस फैमिली से अलग क्यों चाहती हूँ मृत्युंजय? क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? मृत्युंजय महक की बात को सुनकर इसके चेहरे को पकड़कर बोला, मैं बस तुम्हें चुप रखना चाहता हूँ, इसलिए जो भी दिमाग में आया मैंने कह दिया। आई एम सॉरी। जिसे सुनकर महक उसे देखते हुए बोली, आपके सॉरी कहने से क्या जो मेरे मन पर इफेक्ट हुआ है वो कम हो जाएगा? आप हर बार यही कहते हो जब भी कोई बात होती है कि मैं प्लीज़ और कुछ मत कहो। मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मृत्युंजय महक के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, जिसे देखकर महक मृत्युंजय के हाथ को हटाते हुए बोली, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। मृत्युंजय महक के बात पर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, महक प्लीज़ गुस्सा छोड़ो। महक मृत्युंजय के हाथ को झटक कर बोली, मुझे गुस्सा नहीं है मृत्युंजय, मुझे बस अभी बात नहीं करनी है आपसे, इसलिए प्लीज़ मुझे अकेला रहने दीजिए। मृत्युंजय महक के झटक अपने हाथ को देखते हुए महक से बोला, इतनी नाराज़गी? महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही, क्योंकि आज आपकी एक चुप्पी और एक बढ़ावे ने एक रिश्ता ख़त्म कर दिया। मुझे लगा था आप सुधर गए हो, लेकिन नहीं, आपको अपनी फैमिली और अपने स्वार्थ के अलावा किसी और की फैमिली खुशी नज़र कभी नहीं आती। महक तुम ज़्यादा बोल रही हो, मृत्युंजय ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर, एक बात बोलूं, आपको हमेशा सही बात चुभती है क्योंकि आप हमेशा गलत को बढ़ावा देते हो और मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होती। मृत्युंजय अपने कदम पीछे लेकर वहाँ से जाते हुए बोले, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी वरना कुछ गलत हो जाएगा। जिसे देखकर महक पीछे से बोली, सुधर जाइए मृत्युंजय। मृत्युंजय रुक कर पलट कर महक को घूरते हुए बोला, क्या खराबी है मुझ में जो तुम मुझे सुधरने के लिए कह रही हो? क्या तुम खुद को बहुत महान समझती हो? महक अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, मैं अपने आप को महान नहीं समझती, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा हस्बैंड गलत हो। मृत्युंजय महक के सामने आकर अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और क्या आता है आपको गुस्सा करने के अलावा? आपको अपना ईगो सबसे ज़्यादा प्यारा है जिसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। महक ने मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक के जबड़े को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रुक जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। महक जाते हुए मृत्युंजय को देखने के बाद खुद से बोली, गलती तो रियलाइज कर रहूँगी, बहुत रह गई चुप और बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी, लेकिन इस बार आपको माफ़ी मांगनी होगी, वो भी पूरे दिल से। इतना कहकर महक एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। इधर ओरियो कैफे में सुधांशु सारंग विला से निकलकर सीधा कैफे आ गया था और काफ़ी टेंशन में था। तभी कोई उसकी आंखों पर हाथ रख लेता है, जिस पर सुधांशु उस हाथ को छूते हुए कहता है, मैं परेशान हूँ ध्रुवी। ध्रुवी सिर झुकाकर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, क्या आज मेरे पायलट साहब नाराज है? घर में सब कुछ ठीक है ना? सुधांशु की आंखों में नमी तर जाती है, जिसे देखकर ध्रुवी जल्दी से उसके सामने आकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? सुधांशु ध्रुवी को कसकर गले लगा लेता है, जिस पर ध्रुवी उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, व्हाट हैपेंड सिद्ध, तुम मुझे डरा रहे हो? जिसे सुनकर सुधांशु अपनी पकड़ उसके कमर पर थोड़ी सी मजबूत करते हुए बोला, आज मेरे कारण एक रिश्ता खत्म हो गया। सुधांशु के बाद ध्रुवी कंफ्यूज होकर बोली, क्या? सुधांशु सिर उठाकर ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, नित्या इज बैक। ध्रुवी सुधांशु की बात सुन हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, सी सैड सी लव्स मी। सुधांशु ने ध्रुवी को देखते हुए कहा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।